नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसे मंदिरों के बारे में सोचा है जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि कंक्रीट और स्टील से बने हों? आज हम भारत की उन्हीं विशाल नदी घाटी परियोजनाओं की कहानी को समझने वाले हैं जिन्हें एक जमाने में आधुनिक भारत के मंदिर का दर्जा दिया गया था। और ये जो आधुनिक भारत के मंदिर वाली बात है, ये आई है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक बहुत ही दमदार कथन से। सोचिए, उन्होंने इन विशाल प्रोजेक्ट्स की तुलना किसी और चीज से नहीं, सीधे मंदिरों से कर दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आजाद भारत को अपने सफर की शुरुआत इन बड़े बड़े मंदिरों को बनाने से करनी पड़ी। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें उस दौर की चुनौतियों में मिलता है जब एक नया नया देश अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश कर रहा था। आजादी के बाद देश के सामने चुनौतियां एक नहीं, कई थीं। एक तरफ तो थी विनाशकारी बाढ़, जिन्हें काबू करना था। दूसरी तरफ देश की विशाल खेती वाली जमीन थी, जिसे पानी चाहिए था। और फिर एक नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही थी, जिसे चलाने के लिए चाहिए थी बिजली। इन्हीं सब जरूरतों का जवाब थीं ये विशाल परियोजनाएं। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं उत्तर भारत से, जहां हिमालय की ऊंची चोटियां हैं और तेज बहती नदियां हैं, और इन्हीं के बीच खड़े हैं भारत के कुछ सबसे बड़े इंजीनियरिंग के करिश्मे। सबसे पहले बात करते हैं टिहरी बांध की। सोचिए, उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना जैसी ताकतवर नदियों को काबू करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। पर इसका नतीजा क्या निकला? भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये सच में इंजीनियरिंग की एक जबरदस्त मिसाल है। अब आते हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पर, जो सतलुज नदी पर बना है। इसका असर सिर्फ एक राज्य तक नहीं रहा। इसने तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि राजस्थान की सूखी जमीनों की भी प्यास बुझाई, और इस पूरे इलाके को देश का अन्न का कटोरा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अपना सफर हमें और भी उत्तर की ओर ले जाता है, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। यहां चिनाब नदी के तेज बहाव को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सलाल परियोजना के जरिए। लेकिन सलाल का किस्सा थोड़ा पेचीदा है। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब ये नदी के कुदरती बहाव का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है, बिना कोई बहुत बड़ा तालाब या जलाशय बनाए। अब हुआ ये कि इसके डिजाइन को लेकर पाकिस्तान ने शुरू से ही अपनी आपत्तियां जताईं। उनका दावा था कि ये 1960 की सिंधु जल संधि के खिलाफ है। दूसरी तरफ भारत का पक्ष ये था कि वो संधि के तहत मिले अपने अधिकारों का ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, नदियों को काबू करने का मतलब सिर्फ बांध बनाना ही नहीं होता, बल्कि उन पर पुल बनाकर लोगों को जोड़ना भी होता है। और इसी सोच का एक शानदार नतीजा है एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्ट्रक्चर, भूपेन हजारिका सेतु। जरा इसकी लंबाई का अंदाजा लगाइए, पूरे 9.15 किलोमीटर। इसे ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये पुल बना है लोहित नदी पर, और ये सिर्फ पानी के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल ही नहीं है, बल्कि ये तो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़कर वहां के लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। चलिए अब रुख करते हैं भारत के पूर्वी हिस्से का। यहाँ महानदी और दामोदर जैसी नदियां हैं जो कभी अपनी बाढ़ के लिए जानी जाती थीं, लेकिन आज इस इलाके की जीवन रेखा बन चुकी हैं। और यहाँ सबसे पहला नाम आता है हीराकुंड बांध का। ओडिशा में महानदी के फैले हुए पार्ट को संभालने के लिए बनाया गया ये बांध दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। कमाल की बात यह है कि ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करके भी इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दामोदर घाटी परियोजना का। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें मैथन, तिलैया और अय्यर जैसे कई बड़े बांध बनाए गए हैं, जो दामोदर और उसकी सहायक नदी बराकर पर बने हैं। हमारा सफर अब हमें भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों की ओर ले चलता है। देखते हैं कि वहां की नदियों ने उस इलाके को कैसे ताकत दी है। पश्चिम में देखें तो गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना बिजली का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वहीं दक्षिण की बात करें तो कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की खेती और बिजली की जरूरतें पूरी करता है। अच्छा, चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, मतलब आज़ादी से भी पहले। बात है मार्च 1940 की, जब त्रावणकोर रियासत में पल्लीवासल प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये केरल का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था।
इसने आने वाले समय के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया था। तो हमने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक का एक चक्कर लगा लिया। इन सब विशाल स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इनकी असली विरासत क्या है। याद है, शुरुआत में नेहरू जी ने इन्हें बहुउद्देशीय कहा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक साथ कई काम करती हैं। बाढ़ को रोकना, खेतों तक पानी पहुंचाना, बिजली बनाना और यहां तक कि मछली पालन में भी मदद करना। मतलब एक प्रोजेक्ट और फायदे अनेक। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स ने भारत की तकदीर को एक नई शक्ल दी। इन्होंने खेती का तरीका बदल दिया, उद्योगों को चलाने के लिए बिजली दी और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को पहले से बेहतर बनाया। इन प्रोजेक्ट्स ने 20वीं सदी के भारत को बनाया और संवारा। तो अब सवाल यह है कि 21वीं सदी के आधुनिक मंदिर क्या होंगे या क्या होने चाहिए? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।